अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में आज के अंक को लेकर मैं आपके साथ हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। जिस तरह से छात्रों के आंदोलन ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया, अब उसी तरह का आंदोलन पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के विरुद्ध आरंभ हो चुका है। आंदोलन की आक्रामकता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब कुछ बड़ा होने वाला है। थोड़े दिनों पहले जब बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन हो रहा था और वहां गृह युद्ध जैसा वातावरण बन गया था, तब ममता ने 2 कदम आगे बढ़कर बांग्लादेश में हिंसा से पीड़ित लोगों को भारत में शरण देने का बयान दिया था, जबकि शरण देने का मामला केंद्र सरकार का है। फिर भी ममता ने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए ये बयान दे डाला था। यद्यपि वे बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को शरण देने वाली नहीं थीं, बल्कि इस बहाने से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को अवैध घुसपैठ के लिए एक पैसेज दिया जा रहा था। तब ममता को लग रहा था कि ऐसा करके वे बांग्लादेश के लोगों के बीच लोकप्रिय बन जाएंगी, लेकिन अब पासा पलट गया है। अब जिस तरह से कोलकाता रेप केस से पूरा पश्चिम बंगाल भड़क उठा है, उसे देखते हुए ममता ने स्वयं एक और बयान देकर आगे क्या होने वाला है इसका संकेत भी दे दिया है। ममता ने स्वयं कहा है कि छात्रों के आंदोलन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वे हमारी सरकार को ही गिरा देंगे। आज ममता की राजनीति का एक और रूप देखने को मिला तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याद आ गई। ममता ने एक प्रदर्शन किया जबकि वे वहां की मुख्यमंत्री हैं, तो फिर मुख्यमंत्री को प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो कार्रवाई करनी है वो तो राज्य सरकार को ही करनी है। ममता ने पहले भी कहा है कि रेप के दोषियों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी सरकार पर भी ये आरोप लग रहा है कि वो दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। एक और गंभीर ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, उसे लेकर के हम आगे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उस पर करते हैं। और उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये तो मात्र एक ट्रेलर है। अभी पश्चिम बंगाल के हालात घुसपैठियों द्वारा और ख़राब किए जाने वाले हैं। हमने इससे पहले भी आपको एक कार्यक्रम के द्वारा ये बताने का प्रयास किया है कि पश्चिम बंगाल में देश के दुश्मन छिपे बैठे हैं और बस वे एक अवसर की खोज कर रहे हैं। जहां उन्हें ये अवसर मिला वे देश पर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। उस समय तो हमने ये नहीं कहा, लेकिन अब इस बात की आशंका है कि ममता की हालत कहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसी ना हो जाए। जैसे शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, लेकिन ममता कहाँ जाएंगी? तो ममता की सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए ताकि देश में कोई ऐसा उदाहरण देखने को ना मिले जिससे लोकतंत्र की छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाए। दरअसल ममता जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। अब केंद्र सरकार को आगे आना होगा और ममता की सुरक्षा तो सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि अब देश भर में ऐसे प्रदर्शन किए जाने वाले हैं और अगला हमला केंद्र सरकार पर होगा, क्योंकि देश विरोधियों ने बांग्लादेश में जो सरकार गिराने का ट्रायल किया है वह सफल रहा है। अब वो ये काम पहले पश्चिम बंगाल में करेंगे और फिर अगले निशाने पर मोदी सरकार होगी। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि देश का विपक्ष विदेशी दुश्मनों के हाथ बिक चुका है और वह हर कीमत पर केंद्र सरकार को अस्थिर करने का फुल प्रूफ प्लान बना चुका है। इसीलिए पहले तो केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में स्थिति को नियंत्रण में लेना होगा और देश के दुश्मन को हर हालत में परास्त करने का भी कार्य करना होगा। और देश के दुश्मन ये चाहते हैं कि वहां पर जो राज्य सरकार है उसको अस्थिर किया जाए। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि ममता सरकार की जो गलतियां हैं उस पर पर्दा डाला जाए, लेकिन ये बात इतना ना बढ़ जाए कि वहां पर या तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार को बर्खास्त करना पड़े या फिर ममता की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। इस मामले में केंद्र सरकार को धैर्य रखना होगा। पीड़ित परिवार को वहां पर न्याय दिलाना सारे देश की प्राथमिकता है, लेकिन इस मामले की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि देश का जो दुश्मन है वो कोई और बड़ा षड्यंत्र रच जाए और वो कुछ ऐसा कर जाए जिसके बारे में अभी कोई सोच भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमें पक्ष और विपक्ष उससे बाहर निकलना होगा और अब देश के साथ खड़े होने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है
वो ये है कि देश का विपक्ष ही अब देश विरोधी शक्तियों से जाकर के मिल गया है। इसके बारे में भी हम आपको लगातार बताते भी आ रहे हैं, आगे भी बताएंगे। सोशल मीडिया पर आप देखिए तो उस व्यक्ति के खिलाफ पूरा जो है एक लंबा चौड़ा पूरे साक्ष्य के साथ वो सारी चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं। आप लोग भी उस चीज़ से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। लेकिन हमारा प्रश्न भारत की केंद्र सरकार से ये भी है कि अगर उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ये पता लगाने में असफल रही है कि देश का एक नेता, विपक्ष का नेता भारत के विरुद्ध जाकर के विदेश में जाकर के कभी वो लोकतंत्र बचाने के लिए वहाँ पर फरियाद लगाता है, तो कभी वो देश विरोधी लोगों के साथ उसकी भेंट होती है, सीक्रेट मीटिंग होती है। क्या हमारी केंद्र सरकार इतनी एक तरह से विवश हो गई है कि उस पर सारे साक्ष्य होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई करने का मन नहीं बना रही है या फिर करना नहीं चाहती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है, भारत के विपक्ष का नेता उनसे पहले भी मिल चुका है। हमें जहां तक लग रहा है कि जो हमारे देश का जो विपक्ष का नेता है, जो बांग्लादेश का भी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है, उसके साथ उसकी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं। और पश्चिम बंगाल की घटना से पहले भी उस नेता की मुलाकात विदेश में हुई है। क्या केंद्र सरकार इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देगी? क्या केंद्र सरकार के हाथ इतने तंग हैं कि सोशल मीडिया पर तो उसकी फोटो आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रही है? तो हम मोदी सरकार को भी एक बार पुनः कहेंगे कि वो अगर इस तरह का कोई प्रयास विपक्ष का नेता या कोई भी वामपंथी जो भी लोग हैं, अगर इस तरह के प्रयास कर रहे हैं तो सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और अभी तो पश्चिम बंगाल में ये रेप का जो मामला है, इसमें तो प्रदर्शन आरंभ हो गया है, लेकिन आगे भी अभी देश भर में 2025 आप आने दीजिए, देश भर में ऐसे प्रदर्शनों की बाढ़ आ जाएगी। और ये तो आप जानते हैं कि जब जनता सड़कों पर उतरेगी तो फिर उसको कोई भी पुलिस बल, सेना या फिर रैपिड एक्शन फोर्स, इस तरह के कोई भी बल उसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि तब उसको नियंत्रित करने वाले उन्हीं के लोग होंगे और प्रदर्शन करने वाले भी उन्हीं के लोग होंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही एक तरह से धर्म संकट की स्थिति आने वाली है। और जैसा कि दर्शकों हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि अगर हमारे देश का कोई नेता रास्ते से भटक गया है तो उसको भी रास्ते पर लाना हमारा ही काम है। अगर वो किसी षड्यंत्र में फंसा है या फिर किसी पद के लालच में वो देश के सुरक्षा के साथ समझौता कर सकता है, क्योंकि एक बार ये हो चुका है, देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हो चुका है और उसमें भी प्रधानमंत्री बनने को लेकर के ही ये देश को बांटने की बात की गई थी, क्योंकि जो जिन्ना थे वो देश का, भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। प्रश्न ये था कि जब दो लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये निर्णय किया गया कि चलो अब देश को ही बांट देते हैं, एक देश का प्रधानमंत्री जिन्ना बन जाएंगे और एक देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन जाएंगे। हुआ भी वही। अब यहां पर यही स्थिति दोबारा से दिखाई दे रही है। यहां पर भी प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर किसी ने पाल ही लिया है और हर कीमत पर वह प्रधानमंत्री बनना चाहता ही है, तो इसके लिए हो सकता है कि वो देश को ही दांव पर लगा दें, क्योंकि इस नेता का जो ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड रहा है वो इस प्रकार का रहा है। इसमें विश्वास और अविश्वास वाली कोई बात नहीं है। देश कोई किसी की संपत्ति नहीं है कि कोई अपनी इच्छा से उसको बांट ले। और हम तो सबसे पहले आप दर्शकों पर ही एक प्रश्न उठाना चाहेंगे कि जब एक ऐसे व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वही इतना संदेहास्पद है, ना उसकी जाति का पता है, ना उसके धर्म का पता है, ना वो कहाँ जाता है, क्या करता है, नागरिकता तक पे उसके सवाल खड़ा कर दिए गए हैं, और उसके बाद भी आप उसको लोकसभा में इतनी भारी बहुमत दे करके, इतनी बड़ी सीटों को दे करके आप संसद में भेज देते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो आप मतदाताओं, आप दर्शकों पर लग रहा है कि आप किसी संदेहास्पद व्यक्ति को इतना बड़ा उत्तरदायित्व कैसे दे सकते हैं, जो देश की संसद का उद्घाटन होता है उसका वो बहिष्कार कर देता है, देश में जितनी भी देशभक्ति की बात होती हैं उसमें वो बहिष्कार कर देता है, और उसका सिर्फ समर्थन रहता है जो देश विरोधी शक्तियां होती हैं उसमें वो पूरी तरह से खुल करके सामने आता है। आप सभी को निर्णय करना होगा। भारत का भविष्य अब आपके हाथ में है, और भविष्य मालिका में जो जो बातें लिखी गई हैं सब की सब एक एक बात आप देखिएगा कि वो सब
सामने आएगी अगर आप कल की अवतार के फर्जी अवतारों की बात ना करें, क्योंकि फर्जी अवतार भी हो सकता है भगवान की कोई लीला हो, हम उस पर भी प्रश्न उठाना नहीं चाहेंगे। लेकिन भविष्य मालिका में जो जो बातें लिखी गई हैं भारत के संदर्भ में, एक एक बात आप देखिएगा अब सामने आने लगेगी। और इसी कारणवश अब हमें भविष्य मालिका का 21वां सीजन देने के बाद अब हमें आपको वर्तमान दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य की पृष्ठभूमि निर्धारित होगी। और सबसे बड़ी बात आपको अब ये देखनी होगी कि ये जो हमारा जो पश्चिम बंगाल में जो प्रदर्शन हुआ है, निश्चित तौर पर इसी तरह का प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था जब निर्भया रेप कांड हुआ था, और उसमें क्या क्या हुआ था ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देश की बेटियों की सुरक्षा अगर इतनी खतरे में है तो कल कोई अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए कैसे भेजेगा, कैसे वो हिम्मत कर पाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर हमें आपको मिल करके खोजना होगा। तो इसीलिए हम आपको एक बार पुनः ये बताना चाहेंगे, और मोदी सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार को अभी के समय ममता और विपक्षी नेता की सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए और इनके हर मूवमेंट पर ध्यान भी रखना होगा। भविष्यवाणियों का समय अब दर्शकों जा चुका है, इसीलिए अब हम आने वाले समय की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र बांटे जा चुके हैं दर्शकों, तो अब तो प्रश्नों के उत्तर देने का समय आ गया है। अब आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः हम फिर सावधान कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रदर्शन के नाम पर देश में बड़ा बवाल मचाने की तैयारी है। जी हां, अभी शाहीन बाग में रास्ता फिर से रोका जाएगा। खालिस्तानी आतंकी अब किसान आंदोलन के नाम पर देश को फिर से जाम करने जा रहे हैं। संभवतः केंद्र सरकार अगर सोई नहीं होगी तो उसे भनक भी लग गई होगी और गृह मंत्रालय सतर्क हो गया होगा। एक बात आपने ध्यान दी होगी कि जैसे जब हाथरस में रेप की घटना हुई थी तो जो देशव्यापी प्रदर्शन हुआ था और जिस तरह से वामपंथी पत्रकार, वामपंथी सिनेमा जगत के लोग खुलकर बोल रहे थे, कोलकाता रेप केस में कोई भी बयान ऐसा आता हुआ नहीं दिख रहा है जिसे देख करके लगे कि इन्हें भी इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उससे हमदर्दी है और उसे वो न्याय दिलाना चाहते हैं। तोती की नाक वाला या फिर टेढ़े मुंह वाला या फिर भैंस चराने वाला कोई भी नेता कोलकाता रेप केस के मामले में कोई बयान नहीं दे रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब एक बड़े षड्यंत्र की रूपरेखा है और इसके अंतर्गत ही ये सारे के सारे जो कार्य किए जा रहे हैं? अभी चलिए आपको कोलकाता रेप केस में जो अभी तक का अपडेट हुआ है उसको आपको बताते चले। तो अभी जब ये मामला सामने आया था तो कोलकाता पुलिस द्वारा पहले इसे आत्महत्या का केस बताया गया और मां बाप को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। अस्पताल प्रशासन का भी कुछ ऐसा ही रवैया रहा, लेकिन ये मामला सिर्फ रेप का नहीं बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला गैंग रेप का सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस का रवैया इसलिए संदेह के घेरे में है क्योंकि उस बेटी के माता पिता को उसका शव देखने के लिए 3 घंटे की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। माँ बाप को अपनी बेटी का चेहरा तक देखने को नहीं दिया गया था। अब आप समझ सकते होंगे कि आखिर उस माता पिता के हृदय पर क्या बीत रही होगी जिसे शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। 8 अगस्त की उस रात जो महिला डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ ये बात तो अब जांच में सामने आएगी ही, लेकिन इस केस ने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया रेपकांड की याद दिला दी है। अब इस घटना के बाद जो प्रश्न उठ रहे हैं और जो राज्य सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो दोषियों को बचा रही है, तो उसके पीछे कुछ तो कारण है जिसे हम आपको अब बताते हैं। पहला प्रश्न ये है कि मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहां सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था, घटना के तुरंत बाद सेमिनार रूम को सील क्यों नहीं किया गया, उस प्रिंसिपल का क्या रोल है जो मेडिकल कॉलेज का हेड था, उनका बयान क्यों नहीं लिया गया, उन्हें एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह का प्रिंसिपल क्यों बना दिया गया, क्या घटना में और भी लोग सम्मिलित हैं, ऐसे क्या सबूत हैं जो पुलिस को दिखाई नहीं दिए लेकिन लोग उसके बारे में खुलासा कर रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि घटना में और भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। पुलिस की जांच में क्या गलतियां हुई हैं, इस मामले में कैसे राजनीति हो रही है, अब इस पर हम चर्चा आरंभ करते हैं। क्या इस पूरे अपराध के पीछे किसी शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो ड्रग्स और सेक्स रैकेट की तरफ भी संकेत कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि जिस प्रकार से पीड़ित के शरीर पर गहरी चोट के निशान पाए गए हैं उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे ये किसी एक व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता। ये बात भी सामने आ रही कि वारदात के समय पीड़ित बेटी ने काफी संघर्ष किया है और उस पर गुस्से में वार किया गया है। यद्यपि पश्चिम बंगाल पुलिस के अनुसार
एक ही आरोपी है जिसे पकड़ लिया गया है, लेकिन सीबीआई जांच में ये बात पता चल ही जाएगी कि ये एक व्यक्ति का काम है या फिर इसमें पूरे का पूरा गैंग सम्मिलित था। ममता सरकार पर उंगलियां इसलिए भी उठ रही हैं कि जिस प्रिंसिपल से इस मामले में बयान तक नहीं लिया गया, उसे ममता सरकार द्वारा एक कॉलेज से हटाकर दूसरे कॉलेज में 12 घंटे के अंदर ही अंदर फिर से प्रिंसिपल क्यों बना दिया गया। इसका तो अर्थ ये हुआ कि ममता सरकार एक प्रकार से प्रिंसिपल को पूरी तरह से निर्दोष मान चुकी है, क्योंकि अगर राज्य सरकार ने प्रिंसिपल के पद से हटाया था तो जांच पूरी होने तक वो रुक सकते थे। न कॉलेज कहीं भागा जा रहा था और ना ही प्रिंसिपल की पोस्ट की कुर्सी में पहिए लगे थे कि वो कहीं चलकर और चली जाती। दूसरी बात यह है कि जिस कॉलेज का प्रिंसिपल इसे बनाया गया, क्या इससे योग्य व्यक्ति भारत में और पश्चिम बंगाल में नहीं है? क्या यही सबसे योग्य व्यक्ति है जिसे बार बार प्रिंसिपल से कम पद दिया ही नहीं जा सकता? वैसे आरजी मेडिकल कॉलेज के इस तथाकथित प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। इस कॉलेज में ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर हॉस्टल अलॉटमेंट तक में कमीशन खोरी के भी आरोप लग रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सीबीआई को संदीप घोष को भी हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार इस मामले में सबूत भी मिटाए गए हैं। सीबीआई को भी आरोपी संजय रॉय से भी पूछना चाहिए कि असली आरोपी वही है या फिर इस घटना में और भी लोग सम्मिलित हैं। लोग इस मामले में न्यायिक जांच की भी मांग कर रहे हैं। वहीं अब टीएमसी के ही एक राज्यसभा सांसद ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की जांच पर ही प्रश्न उठा दिए हैं। इधर विपक्ष का नेता, जो अभी जल्दी में ही विपक्षी नेता बना है, उसे एक संवैधानिक पद मिला है, तो वह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर तो तुरंत वीडियो बना करके पोस्ट कर देता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद 5 दिन बाद वो एक ट्वीट करता है एक औपचारिकता में, और इसमें भी ममता सरकार पर कोई सीधा प्रश्न नहीं उठाया जाता। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। वैसे तो ये मोदी सरकार से सीधे सीधे सवाल करता है, लेकिन इस घटना पर उसका नरम रुख क्यों है, ये तो आपको आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। कठुआ और हाथरस की घटना पर तो सारा विपक्ष एकजुट होकर के घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ा था और कुछ नेता तो वहां धरना देकर भी बैठ गए थे। लेकिन कोलकाता मामले में सबको सांप क्यों सूंघ गया है? आखिर विपक्ष को पश्चिम बंगाल जाने से कौन रोक रहा है, ये तो वही जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लोग कैसे अविलंब पहुंच गए थे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अब टीएमसी तो वो काम कर रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पता तो ये भी चला है कि 17, 18 और 19 अगस्त को अब टीएमसी राज्य में एक बड़ा प्रदर्शन करके दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगेगी और बीजेपी और लेफ्ट के षड्यंत्र को बेनकाब करेगी। यानी ममता सरकार की दिव्य दृष्टि इतनी तेज है कि बिना जांच के ही उसे यह पता चल गया कि इसमें बीजेपी और लेफ्ट का हाथ है। सरकार का दबाव इतना है कि वह रविवार तक सीबीआई को जांच पूरी करने को कह रही है और फांसी की सजा भी उसे तुरंत ही चाहिए। अब आगे क्या होने वाला है, इस बात की भविष्यवाणी अब बीजेपी नेता दिलीप घोष के द्वारा कर दी गई है। उन्होंने ममता बनर्जी को याद दिलाया कि जिस बांग्लादेश शरणार्थियों के लिए दीदी अपने प्रदेश के दरवाजे खोलने को तैयार हो गई थी, वही दीदी बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना के बाद एकदम चुप क्यों बैठ गई। और अब बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तो ये भी कह दिया है और उनकी इस भविष्यवाणी से सनसनी भी मच गई है कि जिस बांग्लादेशी घुसपैठियों को टीएमसी ने मदद की पेशकश की थी, वही एक दिन ममता सरकार पर मदद भारी पड़ने वाली है। बीजेपी नेता दिलीप घोष की यह भविष्यवाणी है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देना दीदी के सरकार के लिए भारी पड़ने वाला है। वैसे इस समय बांग्लादेश के हालत से पूरा भारत भी तनाव में है, लेकिन ममता की घुसपैठ फ्रेंडली पॉलिसी बीजेपी को लंबे समय से डराती आ रही है और अब ये डर दीदी के ऊपर भी भारी पड़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की संख्या बीते सालों में लगातार बढ़ती जा रही है और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के कारण से पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की जनसंख्या 2.71% घटी है, तो वहीं मुसलमानों की जनसंख्या 2.60% बढ़ी है। ठीक ऐसे ही उत्तर दिनाजपुर में हिंदुओं की आबादी 2.41% घटी और मुस्लिमों की 2.56% बढ़ी है। दक्षिण दिनाजपुर में भी हिंदुओं की आबादी 0.47% घटी तो मुसलमान 0.61% बढ़े हैं। उत्तर 24 परगना में हिंदुओं की आबादी 1.78% घटी तो मुसलमानों की जनसंख्या 1.60% बढ़ी है। ठीक ऐसा ही हाल दक्षिण 24 परगना का है, जहां हिंदू 2.69% घटे तो वहीं मुसलमान 2.33% की दर से जनसंख्या उनकी आगे बढ़ी।
यहाँ तक कि कोलकाता की डेमोग्राफी भी बदल गई है और वहाँ भी मुस्लिम जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा है, तो वहीं बांग्लादेश से सटे भारत के पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में हिंसा की चिंगारी पहुंचने की आशंका है और उसके प्रभाव को लेकर के, दुष्प्रभाव को लेकर के पूरा देश चिंतित है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने तो यहां तक दावा किया है कि असम के 12 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। तो दर्शकों, आज आगे क्या होने वाला है कि इस एपिसोड में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि देश अब ऐसे दो राहें पर खड़ा है जहां पर वो किसी भी राह को अगर चुनता है तो वो उसके लिए विनाशकारी ही होगा। अगर छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए वहां केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त करती है, तो यहां पर एक जो देश के दुश्मन हैं उनके सामने एक बड़ा उदाहरण जाएगा कि इसी तरह का प्रदर्शन करके वो देश भर में अस्थिरता फैला सकते हैं। अगर पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता तो फिर केंद्र सरकार को एक तरह से कमजोर दिखेगी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार बिल्कुल विवश है और वहां राज्य सरकार जो भी चाहे वो कर सकती है। अगर यहां पर विपक्ष के नेताओं पर सरकार कोई एक्शन लेती है तो उसको तानाशाह करार दिया जाएगा, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेती है तो देश की सुरक्षा ही संकट में पड़ जाएगी। एक बार तो दर्शकों बंटवारा हो चुका है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, अब दूसरी बार बंटवारा कैसे होने वाला है, इसकी क्या षड्यंत्र रचा गया है, आखिर विपक्ष का नेता उस बांग्लादेशी अंतरिम प्रधानमंत्री से बार बार क्यों मिल रहा है, क्या वो इस तरह का कार्य भारत में भी करना चाहता है, इस बारे में सोशल मीडिया में पन्ने तो रंगे हुए आपको दिख ही रहे होंगे। लेकिन क्या केंद्र सरकार को इस बारे में कोई खबर है, क्या इस तरह की बात हो रही है? क्योंकि अगर जनता के मन में प्रश्न है तो जनता के प्रश्नों का उत्तर देना भी केंद्र सरकार का कर्तव्य है। और अगर इस विपक्षी नेता पर भी इतने प्रश्न उठ रहे हैं तो उसको भी सामने आकर के इसका उत्तर देना चाहिए कि वो देश विरोधी लोगों से क्यों मिलता है। और केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वो व्यक्ति जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति से मिलता है जो कि भारत के विरोध में ही बोलता है और वो ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है जो देश को, भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर इस नेता की सच्चाई अब देश के सामने आना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री पद किसको मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये बात का निर्णय तो जनता करेगी, लेकिन एक ऐसे संदेहास्पद व्यक्ति को अब संसद में रखना कम से कम देश की सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी क्या इस संबंध में राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य दीजिए। अभी हमने भविष्यवाणियों की श्रृंखला को रोक दिया है क्योंकि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि देश की सुरक्षा पर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 2025 तक जब जो है शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, उस समय आप देखिएगा कि ये जो असंतोष है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो रैलियां होंगी देश विरोध में, इसकी संख्या तो दर्शकों बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और इस बीच सरकार जो है कुछ महत्वपूर्ण कानून भी संसद में लाने वाली है, तो उसको लेकर के भी, जैसे CAA को लेकर के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इस बात की एक तरह से चेतावनी दे दी है कि चाहे वो सरकार उसको कमज़ोर, अगर लोग समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार कमज़ोर है और विवशता में वो ऐसे कदम नहीं उठाएगी, तो मोदी सरकार ने बहुत ही स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ना तो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई रुकने वाली है और ना ही देश के हित में जो कानून है उसमें कोई विलंब होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रही है, क्योंकि JDU और जो तेलुगु देशम है वो कई मामलों में केंद्र सरकार से सहमत नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इस समय देश बहुत ही एक तरह से तलवार के दोधार पर चल रहा है, इसलिए अभी आपको जो वर्तमान समसामयिक विषय है उस पर जागृत करना और आगाह करना और चेतावनी और सावधान करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और आप सभी दर्शकों का सहयोग रहेगा तो हम ये कार्य करते रहेंगे, क्योंकि अभी हिंदुओं के साथ और हिंदुओं के पक्ष में कोई खुल करके नहीं बोलता है। वामपंथी लॉबी पूरी तरह से आक्रामक तरीके से देश की आज़ादी से लेकर के अब तक पूरी तरह से आक्रामक है, लेकिन जो हमारा दक्षिण पंथ है वो कहीं से कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है।
तो आपको अब हमें शक्ति देनी होगी और कम से कम अपनी संख्या बल की शक्ति देनी होगी, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे सोशल मीडिया के लोगों को शक्ति प्रदान कर दी है, उनको 10-10 करोड़ लोगों का समर्थन दे दिया है, जो सिर्फ अपने भोंडे ब्लॉग में ये बताते हैं कि आज उन्होंने कौन सी कार खरीदी, आज उन्होंने कौन सा कपड़ा खरीदा, आज वो कहाँ पे लंच और डिनर करने गए। लेकिन देश के लिए बोलने वालों का समर्थन दर्शकों, हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग का समर्थन शून्य है, बिल्कुल शून्य है। आपको अब हमें समर्थन देना होगा। हम ये नहीं कहते कि हम सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी संख्या हमारे साथ बढ़ी हुई मिलेगी तो कम से कम हम अपनी आवाज़ को और भी एक तरह से प्रमुखता से उठा पाएंगे, और फिर लोगों के मन में भी एक ये संदेश जाएगा कि हाँ, हमारी आवाज़ और हमारी आवाज़ को समर्थन देने वालों की संख्या भी अधिक है। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हम तो देश के लिए आगे आ गए हैं, अब आप हमारे साथ कितना हैं ये संख्या बल से पता चलेगा। तो हम एक बार पुनः आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को समर्थन दे करके इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमने तो अपना पूरा जीवन जो है वो सनातन धर्म और भारत देश को समर्पित कर दिया है। आप इस मामले में अपने आप को कितना समर्पित कर रहे हैं देश के प्रति, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आज के एपिसोड में आगे क्या होने वाला है, मैं आज बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए अंक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।